वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो ना? सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, सबको राम राम। और बताओ सब लोग बढ़िया हो? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि मानव तंत्र। कल मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने रक्त के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो रक्त के बारे में एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था। ओके, तो अपन पढ़ रहे हैं मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम। तो हम पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले मैंने आपको कल रक्त के बारे में बताया था कि रक्त होता क्या है और रक्त को कितने भागों में बांटा गया है। इसके भागों के बारे में हम देखा था। तो रक्त के दो भाग हो गए, एक तो प्लाज्मा हो गया तरल भाग और दूसरा होता है ठोस भाग। ठोस भाग में तीन प्रकार की क्या पाई जाती है? कोशिका। ठीक है, तीन प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो बताया था मैंने आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। ठीक है, ये होती है लाल रुधिर कोशिकाएं, ये होती है श्वेत रुधिर कोशिकाएं और ये होती है बिंबाणु। ओके, समझ में आ गया ना? आरबीसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि आरबीसी क्या होती है, इसका जो निर्माण होता है, इनका निर्माण कहां पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, भ्रूण होता है, उसमें जो आरबीसी का निर्माण होता है वो किस में होता है? प्लीहा में यानी कि इस प्लेन में। ठीक है, और जो आरबीसी होती है उनका जो औसत जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का जो औसत जीवन काल होता है वो होता है 2 से 6 दिन और जो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है 10 दिन। आ गया समझ? ये होती है 55 लाख पर mm क्यूब में इनकी संख्या पाई जाती है। ये होती है 10,000 पर mm क्यूब में और जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या होती है 3 लाख पर mm क्यूब में। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था और आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त के कार्य। आज हम रक्त के कार्य पढ़ेंगे यानी कि फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त है वो क्या कार्य करता है। ठीक है, तो रक्त के कार्य हम सबसे पहले देखते हैं। रक्त का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन यानी जो O2 गैस होती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं CO2। तो इन दोनों गैसों का वातावरण के साथ, वातावरण एवं ऊतकों, अंगों के साथ परिवहन करना, परिवहन करना। ठीक है, इसका जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो भोजन में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व, तो आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाना, विभिन्न स्थानों तक पहुंचाना। ठीक है, शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचाना। और इसका कार्य क्या है? ताप का नियंत्रण करना, ताप का नियंत्रण, जो शरीर का ताप होता है यानी कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। इसके साथ ही पीएच मान को कंट्रोल करना, पीएच मान का नियंत्रण। ओके, और आवश्यकता पड़ने पर हार्मोनों का आवश्यकता अनुसार परिवहन करना, आवश्यकता अनुसार क्या करना? परिवहन करना यानी कि ट्रांसपोर्ट करना, जहां हार्मोन की जरूरत होती है। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार हार्मोनों को ये ट्रांसफर करता है। ओके, समझ आ गया? और इसके साथ ही और इसके क्या कार्य हैं? यह है प्रतिरक्षकों, प्रतिरक्षकों के कार्यों का क्रियान्वयन करता है, कार्यों का क्या करता है? क्रियान्वयन करता है यानी कि कार्यों को संपादित करता है, संपादित करता है। संपादित को बोलते हैं एग्जीक्यूट करना, संपादित करता है। और इसके साथ ही इसका लास्ट कार्य होता है, यह है उत्सर्जी
जो अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि उत्पाद होते हैं, उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी करता है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी करता है, निकालने का कार्य करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ब्लड कौन कौन से कार्य करता है। यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का वातावरण और अंगों एवं ऊतकों के साथ आदान प्रदान का कार्य करता है। क्या करता है? परिवहन, यानी कि यह आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान। इसमें क्या होता है कि ब्लड के द्वारा ही जो ऑक्सीजन गैस है उसकी सप्लाई की जाती है ऊतकों एवं अंगों में, एवं ऊतकों और अंगों से निकली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको खून के द्वारा ही, यानी कि रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य किया जाता है, ठीक है। अब ये बाहर निकालने का कार्य कैसे किया जाता है, मैंने श्वसन तंत्र पढ़ाया था, तब आपको अच्छे से समझाया था, ओके। और इसी के साथ ही यह आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी करता है, और हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, पीएच मान को कंट्रोल करता है, और हार्मोनों का आवश्यकता अनुसार क्या करता है? परिवहन करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, एवं प्रतिरक्षकों के कार्यों को संपादित करता है। ये प्रतिरक्षक क्या होते हैं? जो एंटीबॉडी पैदा करने वाले होते हैं वो कारक क्या कहलाते हैं? प्रतिरक्षक कहलाते हैं। इसके साथ ही यह जो शरीर में जो बनने वाले अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, ठीक है, उन अपशिष्ट उत्पादों को रक्त के द्वारा ही शरीर से बाहर निकालने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए रक्त के कार्य। अब हम आगे देखने वाले हैं कि रक्त के प्रकार, रक्त के प्रकार यानी कि रक्त समूहों के प्रकार, रक्त समूहों के प्रकार, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे कि रक्त में कौन कौन से ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं। तो अब हम पढ़ते हैं रक्त के प्रकार। रक्त के प्रकार यानी कि रक्त समूहों के प्रकार, समूह के प्रकार, इसको कहा जाता है टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। यानी कि रक्त को कितने समूह में बांटा गया है। तो जो रक्त का समूह में बांटना ये किस प्रकार से किया जाता है? तो जो रक्त है यानी कि खून, रुधिर, ब्लड, रक्त का वर्गीकरण है किस आधार पर किया जाता है? तो रक्त का वर्गीकरण रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी, इसको क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कोशिकाएं। तो रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन को क्या बोलते हैं? एंटीजन, ठीक है। तो इसकी सतह पर पाए जाने वाले जो प्रतिजन होते हैं कौन कौन से होते हैं? ये होता है ए और प्रतिजन बी, ठीक है। तो इनके आधार पर यानी कि इनके आधार पर कैसे कि ए और बी इनकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है। अभी समझा देता हूं इसका मतलब होता क्या है कि रक्त का वर्गीकरण होता है। तो रक्त में पाई जाने वाली जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिकाओं में इनकी सतह पर जो प्रतिजन पाए जाते हैं कौन कौन से? ए और बी। तो इन प्रतिजनों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर इन रक्त का वर्गीकरण किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं वो आगे बताता हूं, ठीक है। तो कितने भागों में बांटा गया रक्त को? तो रक्त का जो वर्गीकरण है, रक्त का वर्गीकरण 4 समूह में किया गया है, 4 समूह में, ठीक है। कितने समूह में? 4 समूह में। तो ये 4 समूह कौन कौन से हैं? पहला तो है ए समूह, दूसरा है बी, और तीसरा है ए बी, और चौथा है ओ, ठीक है। ओ समूह, ये बी समूह, ए बी समूह और ओ समूह। ये समूह क्या है?
ये क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, यानी कि रक्त समूह है। ये भी क्या है, ब्लड ग्रुप है, और ये भी ब्लड ग्रुप है, और ये भी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो रक्त का वर्गीकरण इन 4 प्रकार के रक्त समूह में किया जाता है, ए बी और ए बी और ओ। ये ए बी और ए बी और ओ ये किस प्रकार के रक्त समूह कहलाते हैं, तो ये ए बी ओ रक्त समूह कहलाते हैं। कौन से, ए बी ओ, क्योंकि ए हो गया, बी हो गया, इसमें ए और बी हैं और इसमें ओ, तो ये ए बी ओ ये इस प्रकार के रक्त समूह कहलाते हैं। कौन से, ए बी ओ, ठीक है। और इसमें आपको ये और याद रखना है, आपकी किताब में, बुक में तो नहीं दे रखा है, जो ए बी ओ रक्त समूह है यानी ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ए बी ओ रक्त समूह या सिस्टम जो इसकी खोज की गई थी वो की गई थी एक साइंटिस्ट हुए थे कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ओके, यानी कि जो ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी वो कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो इसने इन रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया था, ए ग्रुप, बी ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, ठीक है। अब मैं इन ग्रुपों की आपको टेबल बनवा देता हूं, यानी कि जो रक्त समूह की आपको टेबल बना देता हूं, जिसमें आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन से रक्त समूह में कौन से प्रतिजन और कौन से प्रतिरक्षी यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, ये मैं मिटा देता हूं और आपको टेबल बना के बताता हूं कि ए वर्ग में कौन से प्रतिजन प्रतिरक्षी होते हैं, बी में कौन से होते हैं और ए बी में और ओ में कौन कौन से पाए जाते हैं। ओके, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको कि मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं। तो अब मैं आपको ब्लड ग्रुप की टेबल बनवा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं रक्त समूह, दिख रहा है ना आपको, यानी कि ब्लड ग्रुप। यहां पे रखता हूं मैं प्रतिजन, इसको बोलते हैं एंटीजन, और आगे लिखता हूं प्रतिरक्षी, ये कहलाता है एंटीबॉडी, ठीक है। तो कौन से ब्लड ग्रुप में कौन से प्रतिजन कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, तो इसकी मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं। ओके, दिख रहा है ना अच्छे से आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो ब्लड ग्रुप ए है। तो आपको याद रखना है कि ब्लड ग्रुप ए में जो प्रतिजन यानी कि एंटीजन पाया जाता है वो ए ही प्रकार का पाया जाएगा, और यदि एंटीबॉडी जो पाया जाएगा वो बी प्रकार का पाया जाएगा। तो हमेशा ये याद रखिए, प्रतिजन को हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और जो एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी होती है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप में ए प्रतिजन और बी प्रतिरक्षी पाई जाती है। उसी प्रकार जो बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें बी प्रतिजन पाया जाता है और ए प्रतिरक्षी पाया जाता है, ठीक है। और ए बी ग्रुप होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो ब्लड ग्रुप का नाम होता है यानी कि रक्त समूह का जो नाम होता है वो आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो यदि जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें ए भी दे रखा है और बी भी दे रखा है, इसका मतलब है कि इसमें जो प्रतिजन होंगे वो कौन कौन से होंगे, ए बी होगा और बी भी होगा। ओके, इसी प्रकार से ए ब्लड ग्रुप में ए प्रतिजन हो गया, बी ब्लड ग्रुप में बी प्रतिजन हो गया, उसी प्रकार ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी प्रतिजन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी जो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, इस जगह पर कोई भी प्रतिरक्षी नहीं आएगा। और एक लास्ट ब्लड ग्रुप है आपका ओ ब्लड ग्रुप है, तो इस ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, तो इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। और इसमें जो प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ए और बी, इसमें स्मॉल लेटर में आते हैं, तो ये ए और ये बी, ठीक है। अब इनका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि इनका मतलब है क्या है। तो इनका मतलब यह है कि ए ब्लड ग्रुप में ए प्रतिजन यानी कि एंटीजन पाया जाएगा, बी में बी एंटीजन पाया जाएगा, और ए बी में ए और बी एंटीजन पाए जाएंगे, और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ए में एंटीबॉडी पाया जाएगा बी, और बी में पाया जाएगा ए, और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी पाए जाएंगे ए और बी। ओके,
अभी मैं आपको समझाता हूं कि ब्लड ग्रुप के आधार पर हम किससे ब्लड ले सकते हैं और किसको हम ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके बुक का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ये जो ब्लड ग्रुप का जो खेल होता है वो होता क्या है। ओके, तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इन ब्लड ग्रुप में से यानी कि इन रक्त समूह में से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? रक्त समूह, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड ग्रुप वालों को अपना रक्त दे सकता है? तो ये दे सकता है ओ वाला। कौन सा? ओ ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप है, ये सभी को अपना रक्त दे सकता है। ठीक है, और एक होता है सर्वग्राही रक्त समूह, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप। ओके, तो यूनिवर्सल रिसीवर यानी कि जो सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वो कौन सा होता है? तो ये होता है ए बी। इसका मतलब हुआ जो ए बी रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी समूह का रक्त को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं यानी कि ग्रहण कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं कि इनको हम आपस में किसको दे सकते हैं और किसको ले सकते हैं। इसमें मैंने आपको ये तो बता दिया है, जो यूनिवर्सल डोनर यानी कि जो सर्वदाता रक्त समूह होता है वो ओ होता है, यानी कि ओ सबको दे सकता है। ठीक है, ओ रक्त ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, दे सकता है, और ए बी वाला वो सबसे ले सकता है। ये तो आपको समझ में आ गया। इसके साथ ही एक साइन देखिए। ठीक है, जो मैं ये ऊपर वाला एरो का निशान लगा रहा हूं, ऊपर वाला, ठीक है, इसका मतलब हो गया देना, और जो नीचे वाला एरो का निशान लगा रहा हूं उसका मतलब होगा लेना। ठीक है, तो इससे मैं समझाऊंगा कि जो ए वाला है, बी वाला है, ए बी वाला, ओ बी वाला, ये किससे लेंगे और किसको दे सकते हैं। ठीक है, अब जो ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होगा, अब वो सबसे पहले देते हैं किसको दे सकता है? तो ये ए को दे सकता है भाई। ओके, इसके साथ ही ये ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, और ये किसको देगा? और ये किसी को नहीं देगा। और ये लेगा किससे? ये ए से लेगा, और इसके साथ ही ये ओ से भी लेगा। ओके, समझ में आ गया ना? अब जो बी वाला है, बी वाला, अब ये बी वाला किसको देगा? ये बी को देगा, इसके साथ ही ये ए बी को भी देगा। अब ये लेगा किससे? ये बी से लेगा, और ये ओ से लेगा। ए बी वाला है, ये ए बी को देगा, ठीक है, और ये लेगा किससे? ये ए से ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, ठीक है, और ये ए बी से भी ले सकता है, और इसके साथ ये ओ से भी ले सकता है। इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सबसे ले सकता है, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। ओके, और इसके बाद नंबर आता है ओ का। तो ओ वाला जो है वो किसको देगा? ये ओ को तो देगा ही, ये ए को भी देगा, ये बी को भी देगा, और ये ए बी को भी देगा, और ये लेगा किससे? तो ये सिर्फ ओ से ही लेगा। इसका मतलब हुआ जो ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होगा वो सबको दे सकता है, आ गया समझ? और ले किससे सकता है? इसे भी ये ओ से ले सकता है। जब ये सबको दे सकता है तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह। तो मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल टेबल से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला, कौन सा रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है वो किस व्यक्ति को दे सकता है और किससे ले सकता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक और बताता हूं। ये जो हम ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं, यानी कि रक्त समूह पढ़ रहे हैं, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? प्रतिजन के आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एबीओ सिस्टम में प्रतिजन होते हैं ए और बी। तो इनके अलावा भी रक्त में एक प्रतिजन और पाया जाता है जिसका नाम होता है आर एच प्रतिजन। एच इसमें स्मॉल होता है, आर एच प्रतिजन को बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, अब ये आर एच प्रतिजन क्या है? तो ब्लड में जब आर एच प्रतिजन पाया जाता है तो ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो एक आर एच कारक है, यदि ब्लड में आर एच कारक उपस्थित होगा, तो मैं आपको ऊपर समझा देता हूं। यदि किसी भी व्यक्ति के ब्लड में आर एच कारक, आर एच स्मॉल ये, यदि आर एच कारक क्या होगा? उपस्थित होगा,
यदि RH कारक किसी के ब्लड में उपस्थित होगा तो वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति कहलाएगा? RH धनात्मक, RH धनात्मक कहलाएगा, यानी कि RH पॉजिटिव। ओके, आ गया समझ? यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में RH कारक है, कौन सा कारक? RH कारक, वो अनुपस्थित होता है, क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, तो उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा कहलाएगा? RH ऋणात्मक, इसको बोलते हैं RH नेगेटिव। ठीक है, यदि जिस व्यक्ति के शरीर में RH कारक उपस्थित होता है तो वो RH पॉजिटिव कहलाता है, और जिसके शरीर में RH कारक अनुपस्थित होता है वो RH नेगेटिव कहलाता है। अब ये RH का फंडा क्या है? ठीक है, तो RH का फंडा ये है, यदि एक RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति, कहां बताऊं आपको? ठीक है, यहां समझाता हूं। यदि RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, वो RH नेगेटिव वाले व्यक्ति से क्या करता है? व्यवहार करता है। और आपको यह भी याद रखना है कि जो संसार में यानी कि पूरे विश्व में RH पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्ति हैं वो कितने परसेंट है? 80% जो व्यक्ति होते हैं वो RH पॉजिटिव पाए जाते हैं। किसमें? पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और इसी के साथ पूरे इंडिया में जो RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति हैं वो पूरे पाए जाते हैं 92%। हमारे भारत में RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति होते हैं 92%, और पूरे जो वर्ल्ड में यानी कि संसार में RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति होते हैं वो 80% पाए जाते हैं। ठीक है, अपने इंडिया में कितने पाए जाते हैं? 92% लोग होते हैं जो RH पॉजिटिव पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, ये तो हो गया मेल, और ये RH नेगेटिव वाली कौन सी हो गई? महिला हो गई, इसको बोलते हैं फीमेल। ठीक है, यदि RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति RH नेगेटिव वाली महिला से शादी करता है तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो पहली संतान होती है, कौन सी संतान? पहली संतान। उनसे उत्पन्न होने वाली पहली संतान तो जीवित होती है, लेकिन दूसरी संतान होती है वो मृत पैदा होती है, यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, क्योंकि महिला के शरीर में पहले बच्चे के जन्म के दौरान RH की एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षियों का जन्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसके शरीर में प्रतिरक्षी बन जाती है, शरीर में मतलब ब्लड में प्रतिरक्षी बन जाती है। ठीक है, तो दूसरे बच्चे के जन्म के दौरान क्या होता है? वो एंटीबॉडी होती है, और उनके द्वारा जो ब्लड कोशिकाएं होती हैं यानी कि RBC होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, वो आपस में चिपक जाती हैं और इसके साथ वो फट जाती हैं, यानी कि नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, यदि लाल रुधिर कोशिकाएं यानी कि RBC है वो नष्ट हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये होता क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस के कारण जो RH पॉजिटिव व्यक्ति और RH नेगेटिव महिला के बीच जो संतान पैदा होती है दूसरे नंबर की, तो वो मृत पैदा होती है। ठीक है, तो ये RH का फंडा है, ये हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा होता है। तो शरीर में AB प्रतिजन के अलावा ये RH प्रतिजन भी महत्वपूर्ण होता है। ओके, ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्लड ग्रुप है उसको किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है ना, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अब हम आगे पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है? ठीक है, क्या कार्य करता है, कौन कौन से इसके अंग होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र देखते हैं कि सबसे पहले यह होता क्या है। तो यह शरीर में विभिन्न अंगों का, शरीर में उपस्थित विभिन्न अंगों का एक ऐसा समूह होता है जिसके द्वारा शरीर की कोशिकाओं के मध्य किस किस का परिवहन होता है? हार्मोन्स, पोषक तत्व और एवं गैसें, और गैसों के साथ उत्सर्जी उत्पाद।
उत्सर्जी उत्पाद। ठीक है, तो यह शरीर की विभिन्न कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें रक्त के द्वारा, इसमें यहां पर लिखना है, जिसमें रक्त के द्वारा शरीर की कोशिकाओं के मध्य हार्मोन्स, पोषक तत्व और गैसों तथा उत्सर्जी उत्पादों का क्या होता है, उत्पादों का परिवहन होता है। ठीक है, उत्पादों का परिवहन होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो ऐसे अंगों का समूह होता है जिनके द्वारा, रक्त के द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के मध्य हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, गैसें एवं पोषक तत्वों का क्या होता है, परिवहन किया जाता है। ओके, आ गया समझ कि मानव में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मानव में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र, इसको बोलते हैं क्लोज, क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इस बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का जो प्रमुख अंग होता है, यानी कि जो केंद्र अंग होता है, केंद्र वाला अंग होता है, केंद्र वाला अंग, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हृदय। हृदय को बोलते हैं हार्ट। ठीक है, और इस हार्ट के साथ ही इस रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या पाए जाते हैं, इसमें पाई जाती हैं वाहिनियां, यानी कि रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है, एक होता है हृदय और रक्त। ठीक है, तो इस रक्त परिसंचरण तंत्र के ये तीन प्रमुख पार्ट होते हैं, रक्त वाहिनियां, हृदय और रक्त, यानी कि ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड। ओके, समझ में आ गया ना। इसके साथ ही एक अन्य द्रव भी होता है, एक अन्य द्रव होता है, वो अन्य द्रव भी क्या होता है, इस परिसंचरण का क्या होता है, भाग होता है, परिसंचरण का भाग होता है। यह द्रव कहलाता है लसिका। क्या कहलाता है, लसिका। लसिका को इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या होता है, तो लसिका यानी कि जो लिम्फ होता है वो होता तो रुधिर का पार्ट ही है। किसका पार्ट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होता तो है, ये रुधिर का भाग होता है, रुधिर का भाग होता है। लेकिन इसमें जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं, रुधिर कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, रुधिर कोशिकाओं का अभाव पाया जाता है। अब ये होता क्या है, ठीक है, जब रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है, क्या बहता है, जब रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है तो इस रक्त वाहिनियों की पतली दीवारों से रक्त वाहिनियों की पतली दीवारों से रुधिर रस का स्राव होता है। किसका, रुधिर रस का स्राव होता है। ठीक है, रक्त वाहिनियों की पतली दीवारों से रुधिर रस का स्राव होता है और यही रुधिर रस होता है, यही रुधिर रस क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है। ठीक है, ये लसिका होती है, ये होती तो रुधिर का पार्ट ही है, लेकिन इसमें जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का क्या पाया जाता है, इसमें अभाव पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि ये लसिका होती क्या है। और इस लसिका का जो संचालन किया जाता है वो किया जाता है लसिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा, लसिका तंत्र के द्वारा लसिका का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। ठीक है, और लसिका तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इस लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ही इस लिम्फ का यानी कि लसिका का क्या किया जाता है, संचालन यानी कि गमन किया जाता है। ठीक है, और जो लसिका तंत्र होता है, यह लसिका तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था जो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद होता है, लेकिन इसमें एक अंदर की तरफ एक खुला रक्त परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। इसलिए मानव जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। कैसा तंत्र बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र, यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां,
एवं रक्त परिसंचरण तंत्र का जो केंद्र अंग होता है हार्ट, ठीक है। तो वो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाने वाला हूं और आज की क्लास में इतनी रखता हूं, ठीक है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको जो लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अभी बहुत कम बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुलाओ, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो ताकि और लड़के और स्टूडेंट अपने चैनल के साथ जुड़ पाए, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं शानदार तरीके से अपने घर पे बैठ के हमसे पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ओके।